देखो एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो आज की टेबल हमने की है, हमने टेबल पढ़ ली ना बेटा कल, तो मैंने कल टेबल भी दिखा दी थी। उसके बारे में मेन मेन पॉइंट बता दिए थे, कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं। आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ना है। आज पढ़ना है आपको एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। मतलब जो आपने टेबल पढ़ी है उसके फायदे क्या हैं। भाई पुरानी मेंडलीव पढ़ी थी आपने, अब इस टेबल के क्या फायदे हैं वो पढ़ना है, ठीक हो। तो सबसे पहला देखो, it is easy to remember all the element more easily according to atomic number। मीन्स मेंडलीव ने जो टेबल बनाई थी, इट वॉज अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को याद रखना, उसके अकॉर्डिंग अरेंज करना दोनों मुश्किल थे। तो आज की टेबल में जो एलिमेंट्स अरेंज हैं वो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है। तो आप बोल सकते हो, क्योंकि एटॉमिक नंबर कभी डेसिमल में नहीं हो सकता, कभी कम ज्यादा नहीं हो सकता। तो ये बोलता है कि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को रिमेंबर याद रखना ज्यादा इजी है। तो ये फायदा है आज की टेबल में, क्योंकि आज की टेबल में एलिमेंट किसके अकॉर्डिंग, एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग है। सेकंड क्या है, the element are grouped into S, P, D and F। This helps to understand the properties more easily। मॉडर्न टेबल में आपको चार ब्लॉक बना दिए, भाई ये एस ब्लॉक है, इनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होगी। ये आपका पी ब्लॉक है, ये आपका डी ब्लॉक है, ये आपका एफ ब्लॉक है। तो ब्लॉक में जो उसने डिवाइड किया है उसके कारण एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना क्या हो गया बेटा, आसान हो गया, ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट। थर्ड पॉइंट है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज प्रॉपर सेपरेट पोजीशन फॉर मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। आपकी जो टेबल है आज की, उसमें प्रॉपर सेपरेट पोजीशन है मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड के लिए। मेंडलीव ने ऐसा नहीं किया था। जो आपकी मॉडर्न टेबल है उसमें सेपरेट पोजीशन है किसके लिए, मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स के लिए। नेक्स्ट है आपका, सिमिलर प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर अरेंज इन ग्रुप। जो एक जैसे एलिमेंट है किसमें रखे गए हैं, वो ग्रुप के अंदर नीचे की तरफ डाउनवर्ड। बिकॉज ऑल दी बिकॉज इन ग्रुप ऑल द एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। नीचे की तरफ जो एलिमेंट हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो इसलिए उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। तो ये अरेंजमेंट भी काफी अच्छी थी। In modern periodic table, position of isotope isobar can be explained according to atomic number। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप आइसोटोप को भी अच्छी तरह अरेंज कर सकते हो, या एक्सप्लेन कर सकते हो, जस्टिफाई कर सकते हो, और आइसोबार को भी। तो ये आज की टेबल के फायदे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेनिफिट थे। अब डिफेक्ट क्या है, जो आज की टेबल है उसमें डिफेक्ट क्या है। सबसे पहले है, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन इज नॉट सेटल्ड बिकॉज हाइड्रोजन इज नॉन मेटेलिक गैस बट प्लेस इन मेटल। सबसे बड़ी कमी है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, जो आज भी थी पहले भी थी, कि हाइड्रोजन एक गैस है और वो भी नॉन मेटल। रखा किसके साथ गया है उसको, मेटल के साथ। मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, आगे सीजियम भी आएगा। इकलौता इस ग्रुप में हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल और गैस है। बाकी जितने भी हैं, ये लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ये सारे मेटल और सॉलिड हैं। तो मेटल और सॉलिड के साथ रखी क्या हुई है, गैस, नॉन मेटेलिक। तो ये पोजीशन, ये जो अरेंजमेंट है ये जस्टिफाई नहीं करती। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। इस पेज में डाउट है। आज की टेबल आइसोटोप और आइसोबार को कैसे एक्सप्लेन करती है, देखो। आप एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग रखो। एटॉमिक नंबर मान लो हाइड्रोजन है 1h1, 1h2 और 1h3। इन सब का एटॉमिक नंबर सेम है, और मैंने बोला था एक एलिमेंट को एक ही पोजीशन दे सकते हैं। यदि मैं इसको एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग करता तो तीन पोजीशन चाहिए थी, क्योंकि तीनों का मास अलग अलग है। बट इनका एटॉमिक नंबर एक है, तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग मैं सिर्फ इनको एक पोजीशन दे सकता हूँ पीरियोडिक टेबल में। तो ये प्रॉब्लम सोल्व हो गई। आइसोबार क्या होते हैं बेटा, जिनका मास नंबर अलग अलग हो, सेम हो। आर्गन,
1840 और कैल्शियम 2040। तो देखो इनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है तो सेपरेट पोजीशन मिल सकती है। एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग होता तो दोनों को एक ही पोजीशन मिलती क्योंकि दोनों का मास सेम है, बट एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप दोनों को अलग अलग पोजीशन दे सकते हो क्योंकि दोनों में एलिमेंट अलग अलग हैं। तो एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आप आइसोबार को एक पोजीशन, आइसोटोप्स के सबको एक पोजीशन दे सकते हो, और जो अलग अलग एलिमेंट है आइसोटोप के उनको आप अलग अलग पोजीशन दे सकते हो। तो ये प्रॉब्लम सोल्व की थी आपके एटॉमिक नंबर ने। और कोई डाउट है तो पूछो बेटा। इस पेज को एक ही लाइन है इसके ऊपर कि lanthanode और actinide have been placed at the bottom of periodic table but they are main part of the D block। अगली कमी क्या है आपके मॉडर्न टेबल में, जो आज के टेबल में, आज के आप टेबल ध्यान से देखो, जो नीचे दो लाइनें हैं lanthanode और actinide दो लाइनें हैं, ये पार्ट तो डी ब्लॉक का है पर डी ब्लॉक से अलग करके इनको नीचे लिखा गया है। मतलब जो एफ ब्लॉक है दे आर पार्ट ऑफ डी ब्लॉक, इसमें लिखा हुआ है डी ब्लॉक का पार्ट है, बट इनको बॉटम में रखा गया है, क्यों? तो एक लेंथ देखो, उनको अलग रखना था तो फिर डी ब्लॉक का पार्ट क्यों बनाए? जब वो डी ब्लॉक का पार्ट है तो वाई दे हैव सेपरेट पोजीशन। तो ये कमियां आज भी हैं, आज के टेबल में भी ये कमी है। इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट हो गया है, व्हाट आर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कुछ प्रॉपर्टीज अलोंग द पीरियड डाउन द ग्रुप, 10th क्लास में केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर था ये। तो दोज प्रॉपर्टी विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन, वो प्रॉपर्टीज जो डायरेक्ट या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं। सो ए रेगुलर वेरिएशन, मतलब घटती बढ़ती हैं कब? व्हेन वी मूव लेफ्ट टू राइट, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो टेबल में जब वो घटती बढ़ती हो, या जब आप टॉप टू बॉटम जाते हो ग्रुप के अंदर जब बढ़ती घटती हो, तो वो प्रॉपर्टी सारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएंगी? आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी। दोबारा सुन लो, वो प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती हैं, वो वेरी करती हैं जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो पीरियड के अंदर, या ऊपर से नीचे मतलब बॉटम की तरफ आते हो, तो उन प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है एटॉमिक रेडियस। द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें कि व्हाट इज एटॉमिक रेडियस। जो आपका न्यूक्लियस है उससे लेके लास्ट सेल जो है जिसमें इलेक्ट्रॉन है, लास्ट सेल, उसके बीच की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? आपकी एटॉमिक रेडियस। एटम के न्यूक्लियस से लेके लास्ट सेल पे चले जाओ जिसमें इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस में देखो, सबसे पहले है कोवलेंट रेडियस। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कोवलेंट रेडियस। टू एटम्स आर कोवलेंटली बाउंडेड, मतलब दो एटम मान लो जो कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनके सेंटर को मिला दो। आपको उनके सेंटर को मिलाना है और उसका ऑफ कर दो, तो जो ऑफ करने के बाद वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? आपकी कोवलेंट रेडियस। दो एटम हैं, दे आर कोवलेंटली बाउंडेड, वो कोवलेंट से बंधे हुए, कोवलेंट बॉन्ड है, उनके सेंटर को मिला के उसका ऑफ करोगे तो दैट इज कॉल्ड कोवलेंट रेडियस। ये सबसे छोटी रेडियस है, क्यों? क्योंकि कोवलेंट के अंदर एटम एक दूसरे के अंदर चले जाते हैं थोड़ा सा, तो जब आप उनका ऑफ करोगे रेडियस, उसका रेडियस बनाओगे जब, तो थोड़ी छोटी आती है, दैट इज कॉल्ड एट कोवलेंट रेडियस। तो डेफिनेशन देखो, इट इज वन ऑफ, मतलब आपको आधी करनी है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन कोवलेंट बॉन्डेड आइडेंटिकल एटम्स। एक जैसे एटम की जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी उसका ऑफ क्या होगी? आपकी कोवलेंट रेडियस। तो देखो, जो आपकी ए और बी, ये आपकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होगी, इसका ऑफ करने के बाद क्या आएगी? आपकी कोवलेंट रेडियस आएगी। तो कोवलेंट रेडियस किसके बराबर हो जाएगी? 1/2 इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस ए और बी। जो ए और बी डिस्टेंस है उसका आप ऑफ कर दोगे तो क्या निकलाएगी? आपकी कोवलेंट रेडियस आ जाएगी।
that will come equal to covalent radius. अब आपसे पूछे मेटेलिक रेडियस क्या होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछे मेटेलिक रेडियस, तो सेम डेफिनेशन है। मान लो दो एटम आपके अटैच हैं विद को मेटेलिक बॉन्ड, तो सेंटर, दोनों के सेंटर को मिला के ऑफ कर दो, वो क्या आ जाएगी आपकी मेटेलिक रेडियस। दो एटम सिर्फ अटैच करने हैं, कोवेलेंट की तरह एक दूसरे के अंदर नहीं जाना, सिर्फ अटैच करके आप रेडियस कैलकुलेट कर लो, दैट इज इक्वल टू कोवेलेंट मेटेलिक रेडियस। ये कोवेलेंट रेडियस है, इसकी लेंथ थोड़ी लंबी होती है, तो इट इज द वन हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट एटम्स बॉन्डेड बाय मेटेलिक बॉन्ड। दो एटम मेटेलिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, उनके सेंटर को मिला के उसका हाफ कर दो, वो क्या आ जाएगी आपकी मेटेलिक रेडियस। इसमें कोई डाउट है तो पूछो बेटा। नेक्स्ट इज वेंडरवाल रेडियस। व्हाट इज नेक्स्ट इज वेंडरवाल रेडियस, मींस दो एटम हैं आपके और वो जुड़े नहीं हुए हैं। वेंडरवाल क्या होता है, सिर्फ अट्रैक्शन होती है गैसेस के बीच में, इसमें दो एटम आपस में जुड़ते नहीं है वेंडरवाल में। उनके सेंटर का ऑफ करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वेंडरवाल रेडियस, ये सबसे लंबी आएगी। क्यों, इसमें एक एटम दूसरे एटम को टच नहीं करता, तो अपने आप जो रेडियस आएगी उसकी लेंथ क्या होगी, लंबी होगी। तो देखो इसमें इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स ऑफ मोलिक्यूल। मोलिक्यूल के दो एटम्स जो नॉन बॉन्डेड हैं, दूर दूर हैं, उनकी डिस्टेंस का हाफ करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी वेंडरवाल रेडियस। क्या निकलाएगी आपकी वेंडरवाल रेडियस। देखो वेंडरवाल रेडियस होती क्या है बेसिकली, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ऐसे मॉलिक्यूल जो एक दूसरे के साथ जुड़ते नहीं हो, मतलब अटैच नहीं होते एक दूसरे के साथ, दूर दूर रहते हैं, सेम फार्मूला लगाना उनके अंदर ही। आपको क्या करना है, मान लो दो एटम है, दे आर नॉट बाउंडेड, वो सिर्फ एक दूसरे की तरफ हल्के से अट्रैक्ट है पर दे आर नॉट बाउंडेड, तो उनकी सेंटर्स को मिला के उसका ऑफ कर दो, तो क्या आ जाएगी वेंडरवाल रेडियस। नॉन बॉन्डेड एटम्स जो थोड़े दूर दूर हैं, उनके सेंटर को मिला के ऑफ डिस्टेंस निकाल लो, दैट विल बी वेंडरवाल रेडियस। कंसेप्ट वही रहेगा, सिर्फ बॉन्डिंग चेंज हो जाएगी। तो वेंडरवाल रेडियस भी किसके बराबर होगी, इंटरमोलिक्यूल जो डिस्टेंस ए बी आएगी पूरी लंबी आएगी, इसका हाफ जो होगा वो क्या होगी आपकी वेंडरवाल रेडियस। तो सबसे लंबी यही होती है। तो यदि मैं ऑर्डर ऑफ रेडियस बताऊं, जो हमने रेडियस पढ़ी है पीछे, और मैं उसका ऑर्डर बताऊं, तो सबसे छोटी होगी आपकी कोवेलेंट रेडियस, क्योंकि कोवेलेंट मॉलिक्यूल जो होता है एक दूसरे के अंदर अच्छी तरह पैक होते हैं, तो रेडियस कम निकलेगी। नजदीक होंगे मॉलिक्यूल, बहुत ज्यादा नजदीक होंगे तो रेडियस अपने आप कम आएगी। तो सबसे छोटी होती है कोवेलेंट रेडियस, उससे बड़ी होती है मेटेलिक रेडियस, और सबसे बड़ी होती है आपकी वेंडरवाल रेडियस। सबसे बड़ी क्या होती है आपकी वेंडरवाल रेडियस। नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस क्या होती है, व्हाट इज नेक्स्ट आयनिक रेडियस। आप कोई भी कैटायन या एनायन ले लो, जहां तक वो अपना इफेक्ट दिखा सकते हैं, मान लो कोई कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज, तो आयनिक रेडियस में क्या है, उस कोई भी आयन है उसका न्यूक्लियस जो है जहां तक अपना इफेक्ट दिखाएगा, जिस हाइट तक इफेक्ट दिखाएगा, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये यहां तक इफेक्ट दिखाता है, तो इसका साइज हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। तो जहां तक इफेक्ट दिखाएगा वो उसकी क्या मानी जाएगी, आयनिक रेडियस। तो लिखो द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट पॉइंट टू विच एन आयन कैन इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड आयनिक रेडियस, या कैन एक्सर्ट इट्स इफेक्ट। जहां तक आयन का न्यूक्लियस और आयन अपना इफेक्ट दिखा देगा, न्यूक्लियस से लेके जहां तक अपना आयन इफेक्ट दिखाएगा, वो क्या होगी उसकी आयनिक रेडियस। आयन दो होते हैं बेटा, एक कैटायन और एक क्या होता है आपका एनायन। तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है कि वाई रेडियस ऑफ कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन पेरेंट एटम, कि जो कैटायन की रेडियस है वो हमेशा कम क्यों होती है पेरेंट एटम से। पेरेंट का मतलब जिससे कैटायन बना है, उससे कैटायन की रेडियस हमेशा कम क्यों होती है, या साइज हमेशा कम क्यों होता है। देखो a cation is formed by the loss of two or more electron from the
न्यूट्रल गैसियस एटम। पहले स्टार्टिंग में आपका एक न्यूट्रल एटम होता है गैसियस, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायन बनता है। तो साइज कम क्यों होता है आपको ये बताना है। होता क्या है देखो, सोडियम है, सोडियम की बात करूं तो 3 सेल होते हैं सोडियम में। सोडियम के चारों तरफ कितने सेल होते हैं? 3। ये 3 सेल हैं। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 1, तो 3 सेल हो गए। यदि आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो कितने रह जाएंगे? सेल 2। पहले में 2 और फिर 8, तो 2 सेल रह जाएंगे। सोचो मैं एक सेल हटा दूं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो साइज छोटा नहीं हो जाएगा? देखो, तो क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालने से सेल भी चला जाता है, ऊपर वाला सेल खत्म हो जाता है, इसलिए साइज क्या हो जाता है बेटा? कम हो जाता है। एक रीजन हो रहा है, वो आगे दूंगा अभी। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो, दिस कोज रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो साइज डिक्रीज। ये मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन निकालने से सेल कम हो जाएगा तो आपका साइज भी क्या हो जाएगा? छोटा। अब इसका दूसरा रीजन ध्यान से सुनना, जब आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो पेरेंट एटम में से, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं। सॉरी, क्या, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी कैटायन क्या हो जाएंगे? डिक्रीज। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, बट जो आपका न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन है, वो सेम रहेंगे। सेम रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगी, बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि सोडियम है, जब आप स्टार्टिंग में सोडियम लेते हो तो सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 प्रोटॉन होंगे। प्रोटॉन किसको खींचेंगे अपनी तरफ? इलेक्ट्रॉन को। तो जितना खींचते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियर चार्ज। जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। यदि मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो बन जाएगा Na पॉजिटिव। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या बन जाएगा? Na पॉजिटिव। अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 11। तो इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे इसके अंदर? 10। अब 10 इलेक्ट्रॉन को 11 प्रोटॉन खींचते हैं। पहले 11 इलेक्ट्रॉन खींचने थे, अब बस 10 इलेक्ट्रॉन खींचने हैं, तो और ज्यादा खिंचाव हो जाएगा। न्यूक्लियस जो है, प्रोटॉन और जल्दी खींच पाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन को, तो अट्रैक्शन बढ़ेगी। अट्रैक्शन बढ़ेगी तो साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस तरीके से आप बोल सकते हो एक कैटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। किससे? पेरेंट एटम से। नेक्स्ट देखो बेटा, वाई रेडियस ऑफ एनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन पेरेंट एटम। वही कंसेप्ट लगाना जो लास्ट में मैंने लगाया अभी, कि इलेक्ट्रॉन लेने से जो एनायन बनता है उसकी साइज कैसे बढ़ जाता है। साइज कैसे बढ़ जाता है? देखो बेटा, यहाँ पर इंक्रीज की बजाय डिक्रीज आएगा, ये ध्यान रखना। यहाँ पर क्या आएगा? डिक्रीज। साइज क्या होता है बेटा? कम होता है। ठीक है, साइज डिक्रीज आएगा। तो अनायन के बारे में देखो, मान लो आपने क्लोरीन लिया, लेट करो क्लोरीन है, वो एक क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17, और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 17। क्लोरीन के अंदर एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 17 होंगे और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 17 होंगे। यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो Cl नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Cl नेगेटिव। यदि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाएगा? Cl नेगेटिव। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेने से 18, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो जाएंगे? 17। तो आपको एक चीज देखो, पहले 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। 17 प्रोटॉन किसको खींचते हैं? 17 इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर 17 प्रोटॉन 18 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ रहा है। जब 18 इलेक्ट्रॉन को खींचना पड़ेगा तो अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। अट्रैक्शन कम हो जाएगी तो अट्रैक्शन कम होने से क्या होता है? सेल दूर जाएगा, सेल दूर चला जाएगा अट्रैक्शन कम होने से, तो साइज आपका बढ़ जाएगा। तो अट्रैक्शन डिक्रीज तो साइज इंक्रीज। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन इन डिक्रीज, तो साइज क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ इसको। ए एनायन इज फाउंड व्हेन ए न्यूट्रल एटम गेन 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। जब कोई एनायन कैसे बनता है? जब कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन एनायन,
बट न्यूक्लियर चार्ज रिमेन सेम। प्रोटॉन सेम रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने से अट्रैक्शन कम हो जाएगी, क्योंकि अब प्रोटॉन को खींच नहीं पाएगा, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो साइज क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज।